ओके, सारे जल्दी से आ जाए वापस। अब सुन सकते हैं मुझे सब लोग? ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बैक्टीरिया जिस पैटर्न में अपनी नस्ल कशी करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, अपने नंबर काउंट को बढ़ाता है, उस काउंट को बढ़ाने के लिए जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है वो एक खास ग्राफ की फॉर्म में होती है। ठीक है, इस ग्राफ को हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है और उसको उसने नाम दिया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। ठीक है, यानी कि जिस तरह बैक्टीरिया ग्रो करता जाता है और दूसरी साइड पे उसकी जो है वो डेथ भी होती चली जाती है, यानी कि एक तरफ से ग्रो करता है, दूसरी तरफ से उसकी डेथ होती चली जाती है, डिक्लाइन होता चला जाता है। ठीक है, तो इस कर्व को, इस ग्राफ को उसने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का नाम दिया है, या इन अदर सेंस वी कैन से बैक्टीरियल सेल डिवीजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहता है बैक्टीरियाज ग्रोथ कैन बी टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिशन एंड ड्यूरिंग दैट सो मेनी फेजेस हैपन ड्यूरिंग दैट डिफरेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस। मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था कि जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन है या बैक्टीरिया की जो नस्ल कशी है वो याद रखें कि उसके दो मेन प्रोसेस हैं, वो दो मेन तरीकों से होती है। एक बडिंग होता है और दूसरा बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इसमें भी उसने इंट्रोडक्शन में बताया है हमें कि बाइनरी फिशन जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर होने वाला एक खास स्टेप है, एक खास प्रोसेस है जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपनी नस्ल बढ़ाता है। लेकिन इस बाइनरी फिशन के अंदर डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट फेजेस होती हैं। ठीक है, या आप लोग कह लें कि जैसे आपने देखा है कभी कि प्रेगनेंसी जो होती है, नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, तो ये ट्राइमेस्टर के अंदर कभी आपने कभी अल्ट्रासाउंड पे या वैसे भी अपने नॉलेज के लिए देखा होगा कि बच्चा जो है वो पेट के अंदर अपनी पोजीशंस चेंज करता रहता है। उसकी इवन जो मॉर्फोलॉजी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डे बाय डे एडवांस होता है। इसी तरह से कह लें कि बैक्टीरिया की भी जो नस्ल कशी है या बैक्टीरिया भी जो है वो एडवांस अपनी ग्रोथ के अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और उस बाइनरी फिशन के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स उसके एडवांस होने में लगते हैं, हमने वो डिस्कस करने हैं, वो इस फेज के अंदर हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो कहता है 5 टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स, 5 तरह के ग्रोथ कर्व्स हैं। एक ग्रोथ साइकिल है, एक बाइफेजिक ग्रोथ है, नंबर 3 मेंटेनेंस ऑफ सेल्स इन एक्सपोनेंशियल फेज है, सिंक्रोनस ग्रोथ है, और बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो है। ये आपने 5 टाइप जो है ग्रोथ की कर्व्स के, ये आपने एज इट इज याद रखने हैं। इसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म का आपने कह लें कि वो नहीं करना, आपने एज इट इज इसको याद रखना है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं ग्रोथ साइकिल। ग्रोथ साइकिल कहता है बैक्टीरियल ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट। व्हेन suitable environment is there that bacterium is incubated, its growth leads to increase in number of cells which allows definite course। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जब भी हम बैक्टीरिया को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाएं या वो आइदर किसी होस्ट के अंदर ग्रो कर रहा है, यानी कि अगर वो हमारे अंदर बीमारी फैला रहा है, तो क्या है कि उसको वो न्यूट्रिशन उसको चाहिए होगी, उसको वो खास स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होगा। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कह लें कि ऑप्टिमम पीएच आ जाती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है, ऑप्टिमम हीट आ जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर बैक्टीरिया को मिलेंगी तो बैक्टीरिया जो है वो लेबोरेटरी में भी ग्रो करेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर भी ग्रो करेगा। अब उसने उसके अंदर कुछ हमें फेजेस बताई हैं। कहता है द ग्रोथ कर्व हैज गॉट 4 फेजेस। 4 फेजेस है ग्रोथ कर्व, जो कि वन ऑफ द कर्व ग्रोथ साइकिल का, उसकी आगे से उसने 4 फेजेस बताई हैं, जिसको आप अपने कह लें कि घोट के कहते हैं ना, पी लेना। आपने इसको घोट के पी लेना और इस ग्राफ को भी इतना ही फाइन बनाना है आपने, पेपर में क्वेश्चन आए तो। पहला है आपके पास लैग फेज, दूसरा है आपके पास लॉग फेज। लॉग फेज का दूसरा नाम है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज, ये आपने एज इट इज याद करना है। ठीक है, तीसरा है आपके पास स्टेशनरी फेज और चौथा है आपके पास डिक्लाइन फेज। अब इन फेजेस को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। ये देखें, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है, उसका डिक्लाइन आता है एंड एवेंचुअली इसकी डेथ हो जाती है। ये आपका जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं बेसिकली वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर उसने टी टाइम, यानी कि ये टाइम उसने ले लिया है। ठीक है, ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो आपने देखा है ना, एक तरफ एक्स एक्सिस होता है, दूसरी तरफ वाई एक्सिस होता है।
तो जो आपके पास 90 के एंगल पे आपका जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं या वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो बिल्कुल जमीन के साथ होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर उसने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर उसने नंबर ऑफ बैक्टीरिया ले लिए हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये है लैग फेज। लैग फेज कहते हैं यानी कि जब पीछे से आपकी बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू करता है। आप देख रहे हैं ग्राफ में भी कि एकदम उसका काउंट ऐसे रेज होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। एक स्टेज ये आती है कि लॉग फेज आती है, मैक्सिमम यानी कि उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम, सब लोग आ जाएं प्लीज। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं कि एकदम इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ गई है। व्हाट इट शोज, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, रुक जाना, साकित, ठीक है। साकित स्टेशनरी फेज आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशनरी फेज के बाद आप देख रहे हैं कि ऑल ऑफ सडन ये डेथ फेज में चला गया है, ठीक है। ये सारी की सारी डेथ फेज आपको नजर आ रही है, ये डेथ फेज आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लैग फेज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लैग फेज जो है वो मैक्सिमम 1 to 4 आवर के अंदर अंदर रहती है, ठीक है। यानी कि जब भी बैक्टीरिया ने अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो 1 से 4 घंटे पहले, 1 से 4 घंटे जो होते हैं वो लैग फेज के होते हैं। अब लैग फेज कहाँ से कहाँ तक है आप लोग ग्राफ में देखें, ये स्टार्ट हो रही है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी कि ब्लू लाइन से पहले पहले। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, यानी कि इस एक लाइन के बनने में भी 1 से 4 घंटे रिक्वायर है। Bacteria adapt themselves to growth condition. It is the period where the individual bacteria are maturing and not yet able to divide. During the lag phase of the bacterial growth cycle, synthesis of RNA enzymes and other molecules occurs. Length of this phase depend on the type of the bacterial sepsis, culture medium and environmental factor. Okay. लैग फेज का सबसे पहले आपको ड्यूरेशन याद होना चाहिए कि वो 1 से 4 घंटे का होता है। इस फेज के अंदर वो कहता है कि जो आपके पास मेच्योर बैक्टीरिया होता है ना, जो बड़ा बैक्टीरिया होता है जिसने कि अब आगे जाके डिवाइड होना होता है, वो खुद को तैयार करता है, खुद को अडेप्ट करता है, खुद का माइंड बनाता है कि नाउ आई एम रेडी फॉर डिवीजन, ठीक है, कि मेरी अब सेल डिवीजन होने लगी है, ठीक है। अपने आप को अडेप्ट करता है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से हटके वो डिविजनल लाइफस्टाइल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होना शुरू होता, जस्ट प्रिपेयर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को जस्ट वो प्रिपेयर करता है, ये वो टाइम होता है, सही है। अब उसमें वो ये कहता है कि अब इस फेज के अंदर क्या है, अब जैसे ही बैक्टीरिया ने ग्रो करना है तो उसको खास किस्म के एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है, खास किस्म के मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जिसकी मदद से उसने अपनी इस ग्रोथ को मेक श्योर करना होता है, ठीक है। तो वो यही बात कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल। अब इस लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि किस कल्चर मीडियम के अंदर इसको हम ग्रो करवा रहे हैं, कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे आइदर हमने उसको ऑप्टिमम पीएच दी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया है, और उसको रिक्वायर न्यूट्रिशनल चीजें जो हैं उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वो हमने डालनी है या नहीं डालनी है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, ये सब क्या है, ये वो सब चीजें हैं जो कि एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जरूरी होती हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए, अपनी डिवीजन कराने के लिए जरूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बैक्टीरिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके डीनेचर हो जाता है, ठीक है, और मैं उसको दे रही हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड का एनवायरनमेंट, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा दर्जा हरारत पे वो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा आगे, मेच्योर बैक्टीरिया? नेवर एवर, क्योंकि उसकी जो टॉलरेबिलिटी है, जो उसका टॉलरेंस टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब कि ये टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है, वो टेम्परेचर उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इस कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। तो यही बात उसने इस स्लाइड के अंदर कही है कि हमें जो है वो आरएनए एंजाइम्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स, वो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो कल्चर मीडियम और वो बैक्टीरियल सेप्सिस रिक्वायर होते हैं, और 1 से 4 घंटे का टाइम भी चाहिए होता है जिसमें कि उसने इनिशिएट करना होता है, अपना माइंड बनाना होता है, अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आनी होती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड लैग फेज। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप के ऊपर। आगे है आपके पास लॉग फेज। लॉग फेज, जैसे मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया था, एक्सपोनेंशियल
या फिर इसको हम लॉगरिथमिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं समटाइम कॉल्ड द लॉग फेज और द लॉगरिथमिक फेज, इट इज द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय सेल डबलिंग, ठीक है। द नंबर ऑफ द न्यू बैक्टीरिया अपीयरिंग पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन. If growth is not limited, doubling will continue at the constant rate, so both the number of the cells and the rate of the population increases doubles with each consecutive time period. For this type of exponential growth, plotting the natural logarithm of the cell number against the time produces a straight line. अच्छा, अब आप थोड़ा सा पीछे जरा ग्राफ की तरफ जाएं, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप ये देख रही है, ये था लैग फेज, यानी कि इसमें बैक्टीरिया ने खुद को जस्ट तैयार करना शुरू किया, ठीक है। आगे ये है आपका लॉग फेज। इस फेज में वो कहता है कि बैक्टीरिया अपने आप को डबल करता है, अपनी पॉपुलेशन को डबल करता है, यानी कि अगर 4 बैक्टीरिया है तो 4 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 8 में। यानी कि ये वो फेज है जिसमें बैक्टीरिया ने खुद को डिवाइड करके डबल करना शुरू कर देता है, अपनी प्रोपोर्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो ये कहता है कि ये कॉन्टिन्यूसली ये नंबर जो है वो इंक्रीज करता जाता है। और अगर हम ग्राफ बनाएं, एक तरफ सेल का नंबर लिखें और दूसरी तरफ टाइम लिखें, जो कि वो कह रहा है कि अगर हम प्लॉट करते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ द सेल नंबर अगेंस्ट द टाइम प्रोड्यूसेस, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो आप ये कह लें कि लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फेज के अंदर बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देता है, अपने काउंट को डबल करना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फेज में। The slope of this line is the specific growth rate of the organism, which is a measure of the number of the division per cell unit time, ठीक है। तो एक सेल कितने में डिवाइड होता है 1 मिनट के अंदर, पर मिनट के हिसाब से, ये चीज हमें कौन सा फेज बताता है, ये हमें लॉग फेज बताती है। यानी कि कितनी तेजी से बैक्टीरिया जो है वो अपनी नस्ल कशी बढ़ा रहा होता है या अपना टाइम बढ़ा रहा होता है, ठीक है। The actual rate of this depends upon the growth conditions, which affects the frequency of the cell division events and the probability of both daughter cells surviving under the controlled condition. Cyanobacteria can double their population 4 times a day. Exponential growth cannot continue indefinitely, however, because the medium is soon depleted of nutrition and enriched with waste. Okay. अब वो कहता है कि एक्चुअल रेट जो है वो इसका डिपेंड करता है उस कंडीशंस के ऊपर कि उस कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसमें प्रोबेबिलिटी इस चीज की होती है कि जो नए सेल बन रहे हैं, जो डॉटर सेल बन रहे हैं, वो किस हद तक जिंदा रह रहे हैं। अब उनके जिंदा रहने का मुनहसर किस बात पर है, उनका जिंदा रहने का मुनहसर इस बात पर है कि जितना हमने आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर खुराक डाली है, दर्जा हरारत दिया है, टेम्परेचर दिया है, पीएच दी है, आखिर उसने उस पीएच ने, उस दर्जा हरारत ने, उस खुराक ने खत्म भी तो होना है ना आहिस्ता आहिस्ता। जब इतनी तेजी के साथ बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, नए बैक्टीरिया बनेंगे और पुराने बैक्टीरिया खत्म होंगे, ठीक है, उनका वेस्ट भी तो उस मीडियम के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना। तो जब वो वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा एक साइड पे और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है वो इधर से वो बैक्टीरिया खुराक भी खा रहे होंगे, टेम्परेचर भी यूज कर रहे होंगे, तो एकदम से सडन फॉल आएगा ना। सडन ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है वो स्टेशनरी फेज की तरफ मूव करेगा ना। तो यही वो फेज होती है कि जिसमें डबलिंग टाइम इतनी तेजी के साथ होता है कि वो सारा का सारा एनवायरनमेंट के अंदर से जो फेवरेबल चीजें होती हैं, खुराक है, दर्जा हरारत है, वो नया बैक्टीरिया, पुराना बैक्टीरिया खा के नया बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि अपनी डिवीजन को स्टार्ट करता है और अपनी जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको भी उसी मीडियम के अंदर एक्सक्रीट करता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरफ जो है वो पोल्यूशन होना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ जो है वो न्यूट्रिशन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि न्यूट्रिशन कम होना शुरू हो जाती है, खुराक कम होना शुरू हो जाती है। तो एकदम से जो है वो ये डबलिंग टाइम स्टेशनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपके पास स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है वो फ्यू आवर टू डेज रहती है। अच्छा, पिछली जो स्लाइड है इसमें उसने कहा है कि साइनोबैक्टीरिया का जो डबलिंग टाइम होता है वो
कह ले कि 4 टाइम्स अ डे होता है, यानी कि वो पूरे दिन में 4 दफा बैक्टीरिया डिवाइड करता है। 4 दफा डिवाइड करने का मतलब ये है कि वो 4 दफा उस न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट के अंदर से खुराक खाता है, 4 दफा जो है वो अपनी एक्सक्रीट आउट करता है अपने फीसिस को, अपने एक्स्ट्रा चीजों को, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया को उसने बताया कि उसका इतना ज्यादा डबलिंग टाइम इनहेंस होता है कि वो 4 टाइम्स अ डे जो है वो अपनी डिवीजन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपके पास स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज ड्यू टू द ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर। अब स्टेशनरी का मतलब होता है साकित, जमूद, रुक जाना। तो वो कहता है कि स्टेशनरी फेज जो होती है इज ड्यू टू ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जो कि ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ग्रोथ को लिमिट करवा देता है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, वो टेम्परेचर की ज्यादती भी हो सकती है, ठीक है, वो पीएच का कम ज्यादा भी होना हो सकता है, ठीक है। दिस इज मोस्टली डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए उसने आगे लिख भी दिया है कि ये ज्यादातर जो ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर जो कि बैक्टीरिया की डबलिंग को रोकता है स्टेशनरी फेज के अंदर, वो मोस्टली कहते हैं डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, ठीक है। एंड और द फॉर्मेशन ऑफ द इनहिबिटरी प्रोडक्ट सच एज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? इनहिबिट होता है रोकथाम, रोक देना। इनहिबिटरी प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट जो कि गंदी प्रोडक्ट बैक्टीरिया अपनी नस्ल कशी के दौरान, अपनी डिवीजन के दौरान खास किस्म की के। अच्छा, उसके बाद कहता है फॉर्मेशन ऑफ द इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। कहता है एन ऑकवर्ड बट अनफॉर्चुनेटली वाइड स्प्रेड एक्सप्लेनेशन इज दैट द स्टेशनरी फेज रिजल्ट्स फ्रॉम द सिचुएशन इन विच ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट हैव द सेम वैल्यू। न्यूली फॉर्म्ड सेल्स पर टाइम इज इक्वल टू डाइंग सेल्स पर टाइम, ठीक है। यानी कि एक फेज वो पहुंचती है जब न्यूली फॉर्म सेल्स बराबर हो जाते हैं आपके डाइंग सेल्स के, यानी एक तरफ जितने नए बने होते हैं उसके बराबर ही उतने भी मर गए होते हैं, ठीक है। तो एक ये टाइम आ जाता है, बट दिस इज नॉट लॉजिकल, इट इज बेटर टू फॉरगेट दिस, ठीक है। Such an explanation would not be in accordance with the observed substrate depletion and also could never explain the rather smooth horizontal linear part of the curve during the stationary phase, ठीक है। बस stationary phase के अंदर आपने ये याद रखना है कि जैसे ही आपके पास दो चीजों की कमी होना शुरू हो जाएगी, एक तो नंबर 1 ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर, ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकती है, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ पीएच, फॉल्स इन पीएच भी हो सकता है, फॉल इन पीएच भी हो सकता है, फॉल इन टेम्परेचर भी हो सकता है, और दूसरा आपके पास क्या है, इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन। अब वो इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया के फीसिस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया का एक्सक्रीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक टाइम वो पहुंचता है जब न्यूली फॉर्म सेल्स इक्वल हो जाते हैं आपके डाइंग सेल्स के, तो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज, जमूद की हालत, ठीक है, साकित हो जाना, और ये रहती है फ्रॉम फ्यू आवर्स टू डेज, कई दिनों तक। आगे चलते हैं। Death of the cells as a function of the time is rather unpredictable and very difficult to explain. Another not really logical explanation of the stationary phase is that there is not any more enough space for the cells. ठीक है। अब एक कहता है कि एक ये भी वजह है कि इतना ज्यादा उस जगह के अंदर नए बैक्टीरिया इतना ज्यादा बन गए होते हैं, उनका डबलिंग टाइम इतना ज्यादा इनहांस हो गया होता है कि नए बनने वाले के लिए इतनी स्पेस नहीं होती, लिहाजा फिर स्टेशनरी फेज आ जाती है। However, under the microscope, you will see that there is still plenty of water between the cells. Only in an agar colony with densely packed cell space is obviously limiting. ठीक है। अब ये जो उसने एगर कॉलोनी बात की है ना, ये खास किस्म का मीडियम है।
अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर काम किया हो कभी लाइफ में या देखी हो तो आपने वहां पेट्री डिशेस देखी होंगी, आपने वहां पे पेट्री प्लेट्स बनी हुई देखी होंगी जिसमें आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को खास किस्म की शीशे की प्लेटों के अंदर ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से एक का नाम एगर कॉलोनी है। ये खास किस्म का मीडिया है, खास किस्म का घर है, खास किस्म की प्लेट है जिसके ऊपर हम लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है कि एगर जो है ओनली इन एन एगर कॉलोनी विद डेंसली पैक्ड सेल स्पेस इज ऑब्वियसली लिमिटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा डेंस हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा होती है मरने वालों की और नए बनने वालों की। डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज और डिक्लाइन कहते हैं नीचे आ जाना, गिर जाना। अच्छा, अब ये जो डिक्लाइन फेज है ये फ्यू आवर्स टू डेज तक रहती है, ठीक है, कई घंटों से लेके वो कई दिनों तक रहती है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया रन आउट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड डाई ऑल्दो नंबर ऑफ द सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। कहते हैं बैक्टीरिया रन आउट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी उसके उनके पास अब कुछ खाने के लिए नहीं बचा। जाहिर है कि जितना आपने डाला उतने तो वो खा गए हैं, अब या तो नया ऐड करें। अब हम नया ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमने खास किस्म की एक केमिस्ट्री बनाई हुई है। लिहाजा बैक्टीरिया जो होते हैं वो रन आउट हो जाते हैं ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड डाई एंड ऑल्दो नंबर ऑफ द सेल्स रिमेन कांस्टेंट। लिहाजा सेल का नंबर कांस्टेंट रहता है। अब आगे तो नई खुराक नहीं है ना कि नया बैक्टीरिया, मेच्योर बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करे इनटू स्मॉल बैक्टीरिया और इनटू डॉटर बैक्टीरिया। सो द डिक्लाइन फेज इज ब्रॉट बाय एग्जॉस्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। डिक्लाइन फेज कहता आती है कि एग्जॉस्शन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, अक्यूमुलेशन हो जाती है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की एंड ऑटोलिटिक एंजाइम्स की। समटाइम्स वो कहता है स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइवर्स मे परसिस्ट फॉर मंथ इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स। These few surviving cells probably grow at expense of nutrients released। ठीक है, कहता है बाज औकात आपके जो सर्वाइवर्स होते हैं, सर्वाइवर्स कहते हैं वो बैक्टीरिया जो सर्वाइव करते हैं, वो परसिस्ट करते हैं, जिंदा रहते हैं फॉर अ मंथ, महीनों के लिए, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द सेल्स, यहाँ तक के बहुत से मेजोरिटी ऑफ दी सेल्स की डेथ भी हो जाती है लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, खास किस्म के ढीठ बैक्टीरिया आप जिन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो कहता है कि वो जो ये कह लें कि उस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं कि ये अपने अंदर जब हमने इनको उस मीडियम के अंदर छोड़ते हैं ना तो ये अपने अंदर स्टोरेज कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी करके। जब स्टोरेज कर लेते हैं तो खास किस्म की सिचुएशन के अंदर फिर ये उस स्टोरेज फूड को यूज करते हैं, ठीक है। आगे सिंक्रोनस ग्रोथ। सिंक्रोनाइज करना क्या होता है, चीजों को तरतीब देना, और सिंक्रोनस ग्रोथ भी उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहता है बैक्टीरिया ग्रो नॉन सिंक्रोनसली, ठीक है, नॉन सिंक्रोनसली यानी कि एक तरतीब से नहीं करता वो ग्रो इन ऑर्डिनरीली कल्चर मीडियम। जो आपका ऑर्डिनरीली कल्चर मीडियम होता है ना लैब के अंदर, उसके अंदर कहता है कि बैक्टीरिया का कोई ग्रो करने का खास पैटर्न नहीं होता, सही है। दैट्स व्हाई एट एनी मोमेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ साइकिल। और यही वजह है कि किसी खास मोमेंट के अंदर जो है वो ग्रोथ साइकिल की किसी भी स्टेज के ऊपर आपको सेल नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि बैक्टीरिया नॉन सिंक्रोनसली ग्रो करता है, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर। When all the bacterial cells in culture medium divide simultaneously, growth thus obtained is known as synchronous growth। ठीक है, सिंक्रोनस ग्रोथ कहते हैं कि जब सारे के सारे बैक्टीरियल सेल्स कल्चर मीडियम के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करें और हासिल हो नया रिजल्ट। तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंक्रोनस ग्रोथ है। सच ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स occurring in the single cell like studies on DNA synthesis or susceptibility of the cells। हाँ जी बिल्कुल, पुराने मर जाते हैं और नए बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ग्रोथ जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है कह लें कि डीएनए के खास किस्म के सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए। यानी कि वो नॉर्मली कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो किसी खास तरतीब में ग्रो नहीं करता। अब खास तरतीब में ग्रो ना करना नॉन सिंक्रोनसली ग्रोथ को कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने अपनी मर्जी से बैक्टीरिया को लेबोरेटरी के अंदर डेफिनेट मीडियम के अंदर ग्रो करवाना है, कल्चर मीडियम के अंदर, उस वक्त हम उसको सारी चीजें पूरी करके देंगे, उसको न्यूट्रिशन भी देंगे, उसको पीएच भी देंगे, उसको टेम्परेचर भी देंगे, साथ साथ मोनिटर करते रहेंगे, कहीं उसकी खुराक खत्म तो नहीं होगी तो बाहर से खुराक भी और ऐड करते जाएंगे। तो ये होती है सिंक्रोनस ग्रोथ, यानी कि जिसमें हमारे ताबिया है
लेकिन ज्यादातर जो है वो कहते हैं कि नॉन सिंक्रोनस होती है ग्रोथ जो होती है, यानी कि जो कह ले होस्ट सेल्स वगैरह के अंदर होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो, इन वीवो का क्या मतलब है, यानी कि आपकी inside the body. There exists a significant difference of bacterial growth in human body and artificial culture medium. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। दे ग्रो मच फास्टर इन विट्रो देन इन वीवो, ये बात मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी बताई है कि इन विट्रो जो होती हैं वो चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। इन विट्रो कहते हैं लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि अगर खुराक खत्म हो गया तो हम जल्दी से बैक्टीरिया को लाके खाना खा दे देते हैं कि लो भाई तुम खाना खा लो, लेकिन ग्रो करते जाओ। लेकिन इन वीवो के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता। इन वीवो कहते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और इनसाइड द होस्ट सेल। वेरियस फैक्टर्स इन वीवो इंक्लूड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द बॉडी, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। हो सकता है कि उस बंदे का न्यूट्रिशनल स्टेटस खुद का ही अच्छा नहीं है, वो खुद ही नहीं खाता बैक्टीरिया, वो कहाँ पाल लेगा वो अंदर बिठा के, ठीक है। जनरेशन टाइम, डिफेंस मैकेनिज्म, रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आपके होते हैं उन रिएक्शन के नतीजे में जितना भी आपका ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बनना है उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ये रिडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ लें, आपके पास जस्ट 5 मिनट है। ये सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जल्दी से क्वेरी रेज करें, फिर मैं नेक्स्ट शुरू करूंगी। 5 मिनट है आपके पास। ओके, लास्ट स्लाइड मुझे कहा गया है कि रिपीट कर दें। लास्ट स्लाइड ही ना, वो कह रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो, इन पहले तो ना आपको टर्म आपको जो है ना वो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं हिना के क्वेश्चन का आंसर देने लगी हूँ। हिना बी केयरफुल। दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक बेटा होता है इन वीवो और दूसरा होता है इन विटेरो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो कि लैब के अंदर ग्रो करती है हम कहते हैं कि ये चीज इन विट्रो ग्रो करवाई गई है, और कोई भी ऐसी चीज जो कि होस्ट सेल के अंदर या किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी एनिमल सेल के अंदर बैक्टीरिया अगर जाके ग्रो करता है तो उसको कहते हैं कि ये इन वीवो है। यानी कि लेबोरेटरी से बाहर किसी भी चीज के अंदर बैक्टीरिया का ग्रो करना वो इन वीवो कहलाता है, और लेबोरेटरी के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन में उस चीज का ग्रो करवाना इन विट्रो कहलाता है। तो वो ये बात कह रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस कि जब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो इन वीवो होती है और इन विट्रो होती है। वो क्यों? वो इस वजह से कि इन विट्रो लैब में है, हमें पता है कि अगर बैक्टीरिया की खुराक खत्म हो गई है तो हम खुद से उस मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसकी पीएच को कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि वो मजीद नए सेल बनाए, ठीक है। अगर एक तरफ डेथ हो रही है तो दूसरी तरफ नए सेल बने। लेकिन कहता है इन वीवो यानी होस्ट के सेल के अंदर, ठीक है, यानी कि ह्यूमन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि जिस बंदे के अंदर वो ग्रो कर रहा है उसका अपना इम्यून सिस्टम ही इतना वीक है, ठीक है, उसके अंदर इतनी खुद ताकत नहीं है, इतनी खुद एनर्जी नहीं है, इतने खुद अच्छे एंजाइम्स नहीं है कि वो उसकी मशीनरी या उसका खाना यूज कर सके। वो खुद अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का बेचारा मारा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, उसके अंदर रिजर्व है ही नहीं, ब्लड की कमी है उसके अंदर और दूसरी तरह की उसको बीमारियां हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो ये सारे के सारे, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये दो तरह की टर्मिनोलॉजीज ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है ना, तोड़ टूटने फूटने का अमल होता है, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जब इनकी तोड़ फोड़ होती है तो इनके तोड़ फोड़ से जो चीजें सामने आती हैं ना, जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं,
ऑक्सीजन आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनको रिडॉक्स पोटेंशियल और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कहता है कि वो भी अगर डिप्लीशन है, उनकी भी कमी है, क्योंकि बंदा खुद कह ले कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर क्या फायदा, फिर उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती जिस तरह से इन विट्रो में होती है, क्योंकि वहां तो हमने जाके खुद उसको खाना डाल देना ना कि ये लो तुम खाना खा लो, लेकिन अपना ग्राफ सही रखो, अपनी ग्रोथ ठीक रखो। ठीक है जी बेटा, विट्रो आर्टिफिशियल मीडियम होता है, लैब को कहते हैं, इनसाइड द लैब। ओके, सोनिया का क्वेश्चन है जी, स्टार्ट की स्लाइड थोड़ा बता दें, लास्ट कनेक्ट हुआ था बेटा। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हमने आज डिस्कस किया है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है वो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट होती है, जब मेच्योर बैक्टीरिया से छोटा बैक्टीरिया बनता है, नया बैक्टीरिया बनता है, तो उसकी उस डिवीजन को हमने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर बयान किया है, जिसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि जिस तरह से प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल जो है उसका बेबी डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी और फेज होती है, सेकंड में और होती है, थर्ड में और होती है, इवन उसकी शक्ल बदलती जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती जाती है, उसके सिस्टम एडवांस होते जाते हैं। इसी तरह से जो आपका बैक्टीरिया है, आपका बैक्टीरिया भी जब रिप्रोड्यूस कराता है, मेच्योर बैक्टीरिया से छोटा बैक्टीरिया बनता है, तो एक खास किस्म की फेजेस के अंदर ये अमल प्रोसेस में आता है। एक खास फेज होती है कि फर्स्ट फेज में ये होना है, सेकंड में ये होना है, थर्ड में ये होना है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया की इस तरह से ग्रो करवाना, बैक्टीरिया की इस तरह से जो है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर आगे की तरफ एडवांस करवाना जो है वो आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहलाता है। ठीक है, तो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि लैग फेज होती है, लॉग फेज होती है और स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज होती है। लैग फेज वो होती है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया अपने आप को रेडी करता है कि मैंने अब डिवाइड होना है। ठीक है, अपने आप के अंदर अपने आप दिल को समझाता है, अपने दिमाग को समझाता है कि अब मेरी बारी आनी है, मेरी कुर्बानी का टाइम आ गया है। मैच्योर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, लॉग फेज वो होती है जिसमें उसका मैक्सिमम डिवीजन का टाइम डबल हो जाता है, यानी कि उसकी 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 9 में। ठीक है, यानी कि कह लें कि डॉटर सेल, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने का अमल बहुत तेज होता है। उसके बाद जो फेज है वो आपकी है स्टेशनरी फेज। इसमें ये होता है कि न्यूट्रिशन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, एंजाइम्स की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, और ऑल ऑफ सडन जितने बैक्टीरिया बने होते हैं उतने ही मरे भी होते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है आपका डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज को डेथ फेज भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जितने बने होते हैं उतने मरे भी होते हैं। तो फिर उस वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, पीएच टेम्परेचर की कमी की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, मेच्योर बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है। अगर तो उनको न्यूट्रिशन डिप्लीशन से बचा लिया जाए, पीएच से बचा लिया जाए, हरारत दर्जा हरारत से बचा लिया जाए, तो वो ग्रो करते चले जाते हैं, अदरवाइज वहीं पे उनकी डेथ रेट आ जाती है। ठीक है, और इस लास्ट पे उन्होंने यही कहा कि इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी डिफरेंस होता है। तो ये था हमारा आज का जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का लेक्चर था। किसी को कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज मेरे से। उसके बाद आप 5 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करती हूँ, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है आज का, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। वो किसी को कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क प्लीज क्लास, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके क्लास, सब लोग आ जाएं प्लीज। सब लोग आ जाएं। पिछले लेक्चर की सबको समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उस लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म की? पिछले लेक्चर की सबको समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी किस्म की? ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स। आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, किस किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब आप लोग सभी हॉस्पिटल में हो, सबको पता है कि किस किस किस्म की एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज हो रही हैं, तो आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में जो है वो पता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं, रैंडम बात करते हैं हम लोग कोई इस तरह से ग्रुप वाइज नहीं बात करते एज अ नर्स भी। तो आज हम इस एज अ जो है वो ग्रुप में बात करेंगे कि डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर के क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर you should be able to classify commonly used antibiotics into 6 major antibiotic classes of beta-lactamase aminoglycosides, fluoroquinolones, macrolides, tetracyclines, glycopeptides and metronidazole। ये वो ग्रुप्स है जिसको आपने एज इट इज उठा के याद करना है। इसका एक चार्ट बना के आप अपने बेडरूम में सामने लगा लें, ठीक है, या अपनी कोई भी ऐसी बुक या नॉवल जिसको आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इन सारी की सारी ए से लेके जी तक की जो ग्रुप्स हैं इनको वहां पे चिस्पा कर लें। ठीक है, और उठते बैठते जागते सोते आपने इन ग्रुप्स के नाम को ऐसे ही पढ़ना है और एक दिन आएगा कि आपको ये फिंगर ऑफ द टिप्स होंगे। ठीक है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो फौरी तौर पे अपनी अटेंडेंस कॉल कर दें। इसके बाद किसी की अटेंडेंस नहीं होगी, सारी क्लास कान खोल के सुन लें, सारे अपनी अटेंडेंस कॉल करें। ठीक है, तो ग्रुप्स में हमने पढ़ा था बीटा लैक्टेमेजेस, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लूरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, कहते हैं अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच एंटीबायोटिक क्लास। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने हर एंटीबायोटिक क्लास का जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, MOA इसको बोलते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम इसको कहते हैं। आगे है क्लिनिकल यूज ऑफ ईच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, और फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद उसका क्लिनिकल यूज, यानी उसका हॉस्पिटल साइड पे क्या यूज है, क्लिनिकल यूज क्या है उस एंटीबायोटिक का। ठीक है, और लास्ट पे है उसके पॉसिबल मेजर साइड इफेक्ट्स क्या हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। A drug used to treat bacterial infection, antibiotics have no effect on viral infections. Originally, an antibiotic was substance produced by one organism that selectively inhibits the growth of another. ठीक है, अब आपको पता है कि वर्ड एंटीबायोटिक हम हमेशा याद रखें कि किसके लिए यूज करते हैं। हमेशा एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होती है, बैक्टीरिया को किल करने के यूज होती है। वायरल इन्फेक्शन के लिए कभी भी एंटीबायोटिक यूज नहीं होती। वायरल इन्फेक्शन के लिए हमेशा वायरल ड्रग्स जो हैं वो यूज होंगी। एंटीबायोटिक्स का जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज को किल करना है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम हासिल करते हैं और उसको दूसरे को किल करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि उसी का कोई कैप्सूल का पार्ट ले लेते हैं, उसी का कोई सेल वॉल ले लेते हैं, उसी की कोई पिलाई ले लेते हैं, उसी का कोई फ्लैजेला ले लेते हैं और उसको लैब के अंदर प्रोसेस करके उसकी दवाई बनाते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का सेहरा जिसने इजाद की उसको हम कहते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट था। ठीक है, जिसने कि एक न्यू हॉरिजॉन मॉडर्न एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर किया, एक एंजाइम लाइसोजाइम 1921 के अंदर, एंड द एंटीबायोटिक सब्सटेंस पेनिसिलिन 1928। ठीक है, यानी कि पेनिसिलिन जिस एंजाइम से बनती है उसको हम लाइसोजाइम कहते हैं, जो कि 1921 में सामने आया, और जो एंटीबायोटिक सामने आई उसको हम बोलते हैं
पेनिसिलिन, जो कि 1928 के अंदर जो है वो डिस्कवर आई। 1928 के अंदर आप कह लें कि वो सामने आई। अब आगे देखें, आगे है देर आर 3 रिलेशनशिप, ठीक है, ये रिलेशनशिप है ड्रग इन्फेक्शन एंड होस्ट डिफेंस। एक तरफ आप देखें कि ये टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी क्या होती है? टॉक्सिसिटी होती है कि किसी भी बैक्टीरिया की एबिलिटी कि वो टॉक्सिक या कह लें कि जहरीली कोई भी चीज जो कि बॉडी के अंदर फॉरेन एजेंट एज ए इंट्रोड्यूस करवाए होस्ट के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि टॉक्सिसिटी का जो एरो है वो टॉक्सिसिटी टुवर्ड होस्ट है। आगे है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको पीके भी बोलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट द बॉडी डू विद द ड्रग, ठीक है, यानी कि ड्रग या मेडिसिन जब बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं, आपने फार्माकोलॉजी में ही पढ़ा होगा शायद, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। और जब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। नीचे इन्फेक्शन है और ये होस्ट डिफेंस है, यानी कि आपका जो होस्ट है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बैक्टीरिया एंटर हुआ है वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो ट्रायंगल वाइज रिलेशनशिप है ये आपने एज इट इज याद करना है। आगे की मैसेज 1 कहता है डायग्नोसिस सेप्सिस अर्ली एंड गिव एंटीबायोटिक्स प्रॉम्प्टली टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी फ्रॉम सेप्सिस। अब आपको पता है कि सेप्सिस बन जाते हैं अक्सर, ठीक है, जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर दाखिल होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिसीमिया। और सेप्सिस फॉर्मेशन क्या होती है? जब बैक्टीरिया डीप वूंड पेनिट्रेट कर जाता है। तो कहता है कि अगर हम अर्ली डायग्नोस करवा लें उन सेप्सिस की और एक्यूरेट एंटीबायोटिक दें, ये नहीं है कि पेनिसिलिन से अगर कोई नहीं मार रहा तो उसको सेफलोस्पोरिन दे दें, अपनी कह लें हिट एंड ट्रायल एरर हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरी नहीं तो तीसरी। अगर आप सेप्सिस से बचना चाहते हो, मोर्टेलिटी रेट कम करना चाहते हो, वजह या मवाद को कम करना चाहते हो, तो वो कहता है कि आप एंटीबायोटिक, एग्जैक्ट एंटीबायोटिक दो ताकि आप फौरी तौर पे मरीज को मौत के मुंह से निकाल लो। ये था की मैसेज, ठीक है। आगे है हमारे पास एक्शंस। बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, शायद लास्ट भी हमने कभी पहले पढ़ा हो। बैक्टीरियोसाइडल होता है जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी चीजें, ऐसी दवाइयां जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है। और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, स्टैटिक से याद रखें स्टेशनरी फेज, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, साकित, रोकना। कोई भी ऐसी ड्रग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोकती हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल किल्स बैक्टीरिया, रिड्यूस बैक्टीरियल लोड, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल जो होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं और बैक्टीरियल लोड को कम कर देती हैं, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती हैं वो सिंपल उसकी ग्रोथ को कम करती हैं, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देती हैं। सिडल में वो टोटली मार देती हैं, कातिल बन जाती हैं, और स्टैटिक में वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रोथ को, जो पीछे आपको पढ़ाई है मैंने, उसको रोकती हैं। कहता है ऑल एंटीबायोटिक्स रिक्वायर द इम्यून सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। अब जब तक हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो एंटीबायोटिक भी हमें हेल्प नहीं ना कर सकती, क्योंकि एंटीबायोटिक ने भी हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलके हेल्प करनी होती है, हेल्प करवानी होती है ना। तो सिंपल, क्योंकि एंटीबायोटिक की जरूरत ही तब आती है जब हमारा इम्यून सिस्टम कह ले कि बहुत ज्यादा वीक होता है। जब बहुत ज्यादा वीक होगा तो एंटीबायोटिक भी असर नहीं करेंगी, ठीक है। तो बैक्टीरियोसाइडल अप्रोप्रिएट इन पुअर इम्यूनिटी। अब कहता है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स जो होती हैं वो अप्रोप्रिएट होती हैं इन पुअर इम्यूनिटी, पुअर इम्यूनिटी के अंदर। बैक्टीरियोस्टैटिक रिक्वायर्स इंटैक्ट इम्यून सिस्टम। अब सिडल क्या था? जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब ऑलरेडी एक पेशेंट का मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ऑलरेडी एक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसके अंदर किसी बैक्टीरिया ने हमला कर दिया है, तो मैं उसको कौन सी ड्रग, चॉइस ऑफ ड्रग दूंगी? बैक्टीरियोसाइडल दूंगी या बैक्टीरियोस्टैटिक दूंगी? आप खुद सोचें कि बेचारे का पहले इम्यून सिस्टम वीक है और बैक्टीरिया ने भी ऊपर से हमला कर दिया है, तो मैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करूंगी या पूरा बैक्टीरिया को खत्म करूंगी? ऑब्वियसली मैं पूरे बैक्टीरिया को खत्म करूंगी, उसको किल करूंगी। तो इस मकसद के लिए जो मैं दूंगी, मैं उसको बैक्टीरियोसिडल दूंगी। यस, गुड, ठीक है। आगे आ जाए। आगे जो सेकंड है वो है ग्रुप बीटा लैक्टेमेसिस। बीटा लैक्टेमेसिस एक ब्रॉडर ग्रुप है। अब मैं जो मेडिसिन के नाम लूंगी वो आपने अक्सर अपनी वार्ड में भी सुने होंगे, ठीक है।
तो बीटा लैक्टेमेसिस इज अ ब्रॉडर ग्रुप, ये एक ब्रॉडर ग्रुप है। इसके अंदर आपके पास जो है वो सेफलोस्पोरिन भी आ जाती है, सेफोस्पोरिन आ जाती है, कार्बापीनम आ जाती है और पेंसिलिन आ जाती है। अगर बात की जाए पेंसिलिन की, तो पेंसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है और नैरो स्पेक्ट्रम ही है। नैरो स्पेक्ट्रम जो है इसके अंदर बेंजाइल पेंसिलिन आ जाती है, पेंसिलिन जी जिसको बोलते हैं, जो कि पुरानी ड्रग है। दूसरी आपके पास आ जाती है फेनॉक्सीमिथाइल पेंसिलिन, ठीक है। और तीसरी जो है वो फ्लूक्लॉक्सिसिलीन है। फ्लूक्लॉक्सिसिलीन, बेंजाइल पेंसिलिन और फिनॉक्सीमिथाइल पेंसिलिन, ये नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती हैं। आगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती है आपकी एम्पिसिलीन, एमॉक्सिसिलीन और पिप्रासिलीन, ठीक है। पिप्रासिलीन के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बना दें टोजाबैक्टम का, तो टोजासोसिन बन जाती है, ठीक है। आगे आ जाए कार्बापीनम। कार्बापीनम भी बीटा लैक्टेमेसिस ग्रुप की एक ड्रग है। इसमें मीरोपीनम आ जाती है, इमीपीनम आ जाती है, ठीक है, और एल्टापीनम आ जाती है और डोरीपीनम आ जाती है, ठीक है। पीनम पीनम आपने एंड पे लगाना है। सीफास्पोरिन के अंदर आप देखें सीफालेक्सिन आ जाती है, सीफारॉक्सिम आ जाती है, सीफाटेक्सिम आ जाती है और सेफ्ट्राइएक्सोन आ जाता है, ठीक है। सेफ्ट्राइएक्सोन थर्ड जनरेशन है, ठीक है, सबसे कह लें कि एडवांस एंटीबायोटिक है बीटा लैक्टेमेसिस ग्रुप के अंदर, जो कि आप लोग आजकल यूज करते हैं अपनी वार्ड्स के अंदर। लिहाजा बीटा लैक्टेमेसिस ग्रुप के अंदर आपने एज इट इज नाम याद करने हैं, जिसमें सीफोस्पोरिन आ जाता है, कार्बापीनम आ जाता है और पेंसिलिन आ जाता है। या आपने एज इट इज ग्रुप के नाम याद करने हैं और इनकी ड्रग्स के भी। आगे इनका है MOA। MOA बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नैरो स्पेक्ट्रम का बेटा मतलब ये होता है जो कि ज्यादा बड़ी रेंज के इन्फेक्शंस को कंट्रोल नहीं करता, छोटी रेंज के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। यानी उसका स्पेक्ट्रम जो होता है, उसका जो एरिया होता है इन्फेक्शन से बचाने का, वो छोटा एरिया होता है, कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो टारगेट करता है, कम छोटी छोटी इन्फेक्शन को वो हल करने के लिए कारगर साबित होता है। बड़ी इन्फेक्शन को या एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो चीज यूज नहीं होता, इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। अब देखें जैसे आपका जो ऑक्सीडिल इंजेक्शन है, ऑक्सीडिल इंजेक्शन के अंदर होता है सेफ्ट्राइएक्सोन सॉल्ट, जो कि आपका इसके अंदर फॉल करता है सेफोस्पोरिन के अंदर। तो ऑक्सीडिल के अंदर जो सॉल्ट है वो सेफ्ट्राइएक्सोन है। अब आप देख रहे हैं कि हर जगह जो भी मरीज एंटीबायोटिक डॉक्टर लिखता है उसने ऑक्सीडिल उठाया होता है 1 ग्राम का मोस्ट ऑफ द टाइम। वो गायनी वार्ड है, वो नेफ्रो वार्ड है, ठीक है, वो ऑर्थो वार्ड है, वो कोई भी वार्ड है। ऑक्सीडिल मुझे ये बताएं कहाँ यूज नहीं हो रहा? 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 1 ग्राम, जिसके अंदर सॉल्ट है आपका सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक है। तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एंटी सेल वॉल एक्टिविटी, ठीक है, मतलब इसने बैक्टीरिया के किसी खास स्ट्रक्चर को जाके उसका बेड़ा गर्क करना है। अब एंटीबायोटिक्स को ग्रुप में डिवाइड करने का मकसद क्या होता है? एंटीबायोटिक्स को ग्रुप में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि कोई ग्रुप जो है वो सेल वॉल का बेड़ा गर्क कर देती है, कोई जाके उसके न्यूक्लियस का बेड़ा गर्क कर देती है बैक्टीरिया के, कोई जाके उसके कैप्सूल का सत्यानाश कर देती है, ठीक है। तो अब इस ग्रुप का बीटा लैक्टेमेसिस का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? वो ये है कि वो सेल वॉल की एक्टिविटी को खराब करती है, ठीक है। और किस नेचर की ड्रग है? बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, बैक्टीरिया किलर है ये, ठीक है। जस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोकती, बल्कि बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पे उसका कला कमा कर देती है, उसको कत्ल कर देती है, ठीक है। तो ये आपको हर ग्रुप का लहदा आगे आएगा, इसको गौर से आपने याद करना है। आगे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यानी कि किस रेंज में हमें ये प्रोटेक्शन देती है। वाइड स्पेक्ट्रम है इसका, खुला डुला स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें ये इम्यूनिटी देती है। एनएरोबिक्स बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर भी जिंदा रह लेते हैं, ये उनके अगेंस्ट भी काम करती है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एजेंट और इट्स ग्रुप, ठीक है। अब कहता है कि स्पेक्ट्रम जो है वो डिपेंड करता है ऑन द एजेंट, कि किस एजेंट की हम अगेंस्ट दे रहे हैं, यानी कि कौन से बैक्टीरिया के गिर्द दे रहे हैं
और किस ग्रुप के अगेंस्ट दे रहे हैं? बेटा नैरो स्पेक्ट्रम का, यस वी कैन से, ठीक है, यानी कि वो आपको स्पेक्ट्रम का मुराद मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेक्ट्रम कहते हैं एरिया कवर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीडेल ओटाइटस मीडिया में भी दे रहे हैं, ऑक्सीडेल इंजेक्शन जो है वो यूटीआई में भी दे रहे हैं, ऑक्सीडेल इंजेक्शन जो है वो सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाले सेप्सिस और एप्सिस में भी दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेल आपका लेप्रोटमी के बाद भी दे रहे हैं, कोलोस्टमी के बाद भी दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम्स की इन्फेक्शंस के लिए हम ऑक्सीडिल या सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, तो व्हाट इट शोज कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो वाइड है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट नहीं यूज हो सकती, वो एनएरोबिक, एरोबिक, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कोकाई, बेसिलाई, किसी तरह के भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इसके एडवर्स इफेक्ट्स। इसके एडवर्स इफेक्ट में वो कहता है पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी, बाज लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एंटीबायोटिक देते हुए आपने देखा होगा कि पहले टेस्ट डोज करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन पहले लगाते हैं और चेक करते हैं दायरा लगा के साइड पे कि किसी किस्म की कोई रैश वगैरह तो नहीं हुई। लिहाजा जब भी आपने किसी पर्सन को एंटीबायोटिक लॉन्च करनी है तो पहले उसका आपने टेस्ट डोज देनी है उसको। अगर टेस्ट डोज में उसको किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता देन आपने उसको फुल डोज देनी है। तो पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस 0.4 to 10% तक होते हैं। होता क्या, माइल्ड रैश हो जाते हैं। सीवियर किस्म का एनाफिलेक्टिक शॉक में भी पर्सन जा सकता है। एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्सिस कहते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को, और सडन डेथ भी हो सकती है। देयर इज ए क्रॉस रिएक्टिविटी अमंग ऑल पेनिसिलिन्स, ठीक है। इवन वो कहता है कि पेनिसिलिन में भी तो ग्रुप है ना, नैरो स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम है, इवन इनकी आपस के ग्रुप के दरमियान में भी जो है ना वो क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन जो है वो 5 to 15% तक जो है वो उसका एडवर्स इफेक्ट है। आगे रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेजेस, यानी कि कौन सी चीज है जो कि रेजिस्टेंस रखती है इस ग्रुप के अगेंस्ट। बीटा लैक्टेमेजेस अदर मैकेनिज्म आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। अब बीटा लैक्टेमेजेस की एक बेस्ट एग्जांपल उसने दी है ऑगमेंटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बीटा लैक्टेमेजेस नीड फ्रीक्वेंट डोजिंग फॉर सक्सेसफुल थेराप्यूटिक आउटकम, ठीक है। बीटा लैक्टेमेजेस जो है वो कहता है कि इसके लिए हमें सक्सेसफुल थेराप्यूटिक आउटकम कहते हैं कि जो हमें डिजायर्ड आउटकम है उसके लिए हमें एग्जैक्ट डोजिंग चाहिए। मिसिंग डोज विल लीड टू ट्रीटमेंट फेलियर। 2 दिन दवाई खाई है, तीसरे दिन मरीज के मैंने नहीं खानी, या 3 दिन खाई है, 5 दिन का कोर्स पूरा नहीं करता, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपका फेलियर आ जाएगा ड्रग का। बीटा लैक्टेमेजेस आर द सेफेस्ट एंटीबायोटिक्स इन द रीनल एंड हेपेटिक फेलियर, ठीक है। गुर्दों या जिगर के जितने भी मसाइल हैं उसमें जितनी भी इंफेक्शन है उन इंफेक्शन के लिए बीटा लैक्टेमेजेस सेफ एंटीबायोटिक है, ठीक है। इजीली जो है ये वॉश आउट हो जाती है फ्रॉम रीनल एंड फ्रॉम लिवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एडजस्टमेंट टू डोज में स्टिल बी रिक्वायर्ड इन सीवियर फेलियर। ओके, समरी अब इस ग्रुप की वो बता रहा है। सेल वॉल एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है, वाइड स्पेक्ट्रम है, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन मैनी इन्फेक्शन है। लिमिटेशन में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, एलर्जी, एनाफिलेक्टिक शॉक करवा सकती है। रेजिस्टेंस किस वजह से होती है इस ग्रुप में, रेजिस्टेंस ड्यू टू बीटा लैक्टेमेज, ये एंजाइम है, इसकी वजह से होती है। बहुत से केसेस के अंदर ये सेफेस्ट ड्रग है और किसी भी किस्म की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती कि दवाई लगा के इस ग्रुप की आप उसकी मॉनिटरिंग करें, इसकी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट ग्रुप आपके पास है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी बीटा लैक्टेमेजेस की तरह सेकंड ग्रुप है। इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, वो क्या करता था, वो सेल वॉल की इनहिबिशन करता था। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर बनने वाली जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और इरिवर्सिबली करता है, यानी कि इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर बनने वाली प्रोटीन को ये रोकता है कि वो दोबारा नहीं कभी भी बन पाती, इरिवर्सिबल प्रोसेस करवाता है, ठीक है। और 30S राइबोसोमल यूनिट के अंदर आपने देखा था ना आरएनए के 50S 30S 40S यूनिट्स होते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमेशा जाके 30S यूनिट पे हिट करता है और बैक्टीरिया की प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देता है, वो भी इरिवर्सिबली, ठीक है। अब इसमें नेचुरली अकरिंग जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, जेंटामाइसिन है।
अक्सर आपने देखा है जेंटामाइसिन के इंजेक्शन लगते हैं, कैनामाइसिन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, ये सारे के सारे माइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। आप लोग नर्सिस हैं, ये तो आप लोगों के जुबान पे होनी चाहिए ये ड्रग्स। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, अब कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिनको माइनोग्लाइकोसाइड्स तो होते हैं, लेकिन उनमें कुछ साथ में आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल सॉल्ट ऐड किए होते हैं। उसमें एक टीका आता है अमीकासीन का, अक्सर बच्चों को लगता है निमोनिक, जब नमूनिया होता है छोटे छोटे बच्चों को, छोटी सी वायल में टीका आता है अमीकासीन का, ठीक है। अमीकासीन बेसिकली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस को, बैक्टीरिया को रोकना होता है, लेकिन अमीकासीन की फॉर्मुलेशन के अंदर, उसके बनने के अंदर कुछ बाहर से भी सॉल्ट ऐड होता है। उसके बाद आ जाता है नटीलामाइसिन, ठीक है, फ्रॉम सिसिमोसिन। आगे है स्पेक्ट्रम, अब देखते हैं इसका क्या है। ये ग्राम नेगेटिव एरोब्स के गिर जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। ग्राम नेगेटिव एरोब्स, एरोब्स यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसमें बैक्टीरियो भी है, इकोलाई है, प्रोटीएज स्पीशीज है, एसपी मतलब स्पीशीज नस्ल, एंटीरोबैक्टर स्पीशीज है, स्यूडोमोनास एरोजिनोजा है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एरोब्स, ग्राम नेगेटिव एरोब्स के गिर्द भी हमें प्रोटेक्शन देती है और ग्राम पॉजिटिव एरोब्स के गिर्द भी देती है। यूजुअली हम ग्राम पॉजिटिव एरोब्स में इसको बीटा लैक्टेमेजिस के साथ कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। अब इसमें जो बैक्टीरिया है वो स्टेफ ऑरिज है, ठीक है, स्टेफ ऑरिज एंड कोआगुलेज, नेगेटिव स्टेफलोकोकाई, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटीरोकोकस स्पीशीज, जेंटामाइसिन, ये आपने एज इट इज याद करने हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एडवर्स इफेक्ट में बीटा लैक्टेमेजिस के मेन नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ऊटॉक्सिसिटी है, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है, ये तीन मेजर है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी गुर्दों में जहरीले मवाद का भर जाना, ऑटोटॉक्सिसिटी कान से रिलेटेड, ठीक है, ईएनटी से रिलेटेड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि मसल्स एंड नर्व से रिलेटेड। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर कहता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर वो ये कहता है कि डायरेक्ट प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डैमेज, किडनी का अगर स्ट्रक्चर पड़े तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डैमेज ये करवाती है, और रिवर्सिबल होती है अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो। रिस्क फैक्टर में क्या है? हाइट रूफ्स, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ थेरापी, अंडरलाइंग रीनल डिसफंक्शन एंड कॉन्कॉमिटेंट नेफ्रोटॉक्सिन्स। दवाई खाई जा रहा है पेशेंट, डॉक्टर ने उसको नहीं स्टॉप करवाया, नहीं पता कि रोकनी है या नहीं रोकनी है, उसका नुकसान होता ही होता है, ठीक है। ये आपने एज इट इज याद करने हैं कि ट्यूबुलर डैमेज करवाती है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर डैमेज करवाती है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन थेरापी अगर दी जाए तो रीनल डिसफंक्शन हो जाता है। टॉक्सिसिटी के अंदर है एट्थ क्रीनियल नर्व को ये डैमेज करती है, यानी कि आपके दिमाग की जो एट्थ क्रीनियल नर्व है ये उसको डैमेज करती है। इरिवर्सिबल वेस्टिब्यूलर एंड ऑडिटरी टॉक्सिसिटी को, वेस्टिब्यूलर डिजीनेस, वर्टाइगो चक्कर का आना, एटेक्सिया, ऑडिटरी टिनाइटस, डिक्रीज हियरिंग, ठीक है। इसमें रिस्क फैक्टर एज फॉर नेफ्रोटॉक्सिसिटी। न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस में क्या है? कैन अकर आफ्टर द रैपिड आईवी इन्फ्यूजन स्पेशली विद माइस्थेनिया ग्रेविस, कॉन्करेंट यूज ऑफ द सक्सिनाइल कोलिन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। सक्सिनाइल कोलिन के इंजेक्शन आते हैं जो कि एनेस्थीसिया के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस करवाते हैं, और ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? सक्सिनाइल कोलिन, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्लास की ड्रग है। अगर इसको कंट्रोल थोड़ा थोड़ा करके ना दिया जाए तो एकदम सडन टीका लगा दिया जाए इसमें एनेस्थीसिया में, तो पेशेंट की सडन डेथ होती है, उसको कभी होश नहीं आता। सो सक्सिनाइल कोलिन एनेस्थेटिस देता है और बड़ी कंट्रोल्ड रेट के अंदर देता है। इसी तरह से जो आपका आईवी इन्फ्यूजन्स है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, जिसमें जो कि एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें हाथ पांव कांपते रहते हैं, ये भी इस वजह से हो सकता है, माइस्थीनिया ग्रेविस भी हो सकता है अगर ये ग्रुप ऑफ चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो एकदम सडन इन्फ्यूज कर दी जाए पेशेंट के अंदर। प्रिवेंशन क्या है? अब हमें जहरीला मवाद हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, अब किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं? लेवल्स नीड टू बी मॉनिटर टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी ड्यू टू हाई सीरम लेवल। फौरी तौर पे आप इसका ब्लड सीरम लेवल करवाएं, ठीक है। आप फौरी तौर के अंदर इसका ब्लड टेस्ट करवाएं कि जिससे पता चले कि ब्लड के अंदर इसका लेवल जो है वो कितना है, कितना आ गया है, ठीक है, ताकि उसको वॉश आउट किया जाए, ठीक है, फ्लश आउट किया जाए उसका। टू बी अवॉइडेड वेयर रिस्क फैक्टर्स फॉर रीनल डैमेज एग्जिस्ट, ठीक है।
और नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड किया जाए उन रिस्क फैक्टर से और उन चीज़ों से जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे ये डिहाइड्रेशन करवा सकता है और रीनल टॉक्सिक ड्रग करवा सकता है, ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि इसने गुर्दों का बेड़ा गर्क कर देना, ये डिहाइड्रेशन करवानी है, उन जगहों पे दोबारा से इस किस्म की ड्रग को ना इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आगे आ जाता है MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? अब इनएक्टिवेशन बाय अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। सिंपली क्या है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्ट कैसे करती है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की अगेंस्ट अगर इस किस्म के एंजाइम्स बना दिए जाएं जो कि इसकी एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर दें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। Important points. Aminoglycoside should be given as large as single dose for a successful therapeutic outcome. कहता है अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा एज ए लार्ज सिंगल डोज में दी जाती है थेराप्यूटिक आउटकम के लिए, अच्छे आउटकम के लिए, ठीक है। लार्ज सिंगल डोज के अंदर आपने देनी है, लार्ज देनी है और सिंगल डोज के अंदर देनी है अगर आप जो है वो सक्सेसफुल इसके रिजल्ट्स चाहते हैं। मल्टीपल स्मॉल डोजेस विल लीड टू ट्रीटमेंट फेलियर एंड लाइकली टू लीड टू रीनल टॉक्सिसिटी। अगर आप छोटी छोटी डोजेस इसकी देंगे और बार बार देंगे तो वो रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट जाएगा, ठीक है। आपने इसकी एक ही डोज देनी है और ज्यादा देनी है। सक्सामेथोनियम, यस, जो लोग ओटी में काम करते हैं उनको बेहतर पता होगा, सक्सिनाइल कोलिन सॉल्ट है जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, और ये जिस एम्प्यूल के अंदर आता है इसको तोड़ के जो लगाते हैं सिजेरियन में वो सक्सामेथोनियम है, एनेस्थेटिस्ट ये देते हैं। आगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कहता है कि थोड़ी मिकदार में, छोटी छोटी अमाउंट में नहीं देने बल्कि एकदम से ही देना है। Aminoglycosides are toxic drugs and requires monitoring. Avoid use in renal failure but safe in liver failure. लिवर फेलियर में ये सेम है, मैं बार बार कह रही हूँ माइनोग्लाइकोसाइड्स बहुत खतरनाक होते हैं रीनल फेलियर के अंदर। अवॉइड कॉन्कॉमिटेंट यूज विद अदर रीनल टॉक्सिक ड्रग्स। चेक रीनल क्लियरेंस फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग द रीनल फंक्शन। जब भी आपने किसी पेशेंट को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग की चॉइस बतानी है तो अमाइनोग्लाइकोस ड्रग्स की चॉइस बताने के बाद आपने उसकी मॉनिटरिंग मस्ट करनी है। अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आप उसके रीनल फेलियर को, मजीद रीनल फेलियर की तरफ जाने के उसके चांसेस हैं। या अगर एक ऐसा पेशेंट है जो कि ऑलरेडी रीनल फेलियर के अंदर जो है वो सफर कर रहा है और आप उसको माइनोग्लाइकोसाइड्स पे डाल देते हैं तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि उसको माइनोग्लाइकोसाइड्स पे नहीं डालना। आगे समरी इस पूरी ग्रुप की मैं अब आपको बताने लगी हूँ। रिस्ट्रिक्टेड टू एरोब्स, ठीक है, ज्यादातर कहता है कि वो ये रिस्ट्रिक्ट एरोब्स में, ये रिस्ट्रिक्शन है इनकी, एरोब्स में नहीं देते। टॉक्सिक है, नीड लेवल मॉनिटरिंग, ठीक है, टॉक्सिसिटी इनकी ज्यादा है, जब भी देने हैं तो इनका मॉनिटरिंग लेवल चेक करना है। बेस्ट यूज है ग्राम नेगेटिव ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन के अंदर, यूटीआई के अंदर, एंड लिमिटेड और नो पेनिट्रेशन। और ये कहाँ लिमिटेड होती है या नो पेनिट्रेशन होती है? लंग्स में, यानी ये बैरियर्स को क्रॉस नहीं करती है, जॉइंट्स को, बोन को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एंड एप्सिस को, ठीक है। ये इसकी टोटल समरी है। आगे मैक्रोलाइड्स, बाकी जो ग्रुप है वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी तक ये बहुत ज्यादा वो कह लें कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि मैं इसको मैक्रोलाइड्स को कंटिन्यू करूं? मुझे बताएं, यस और नो। मुझे यस और नो में आंसर दें। अगर आपको इजी लग रहा है तो मैं मैक्रोलाइड्स कंटिन्यू करती हूँ, यस और नो में मुझे जवाब दें। मैक्रोलाइड्स को कितने लोग कहते हैं कि कंटिन्यू करूं मैं, या यहीं तक ये दो ग्रुप्स ही रहने दूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लें? यस और नो में आंसर देते जाएं। जस्ट यस और नो में आंसर दें मुझे बस। ओके, दोबारा से मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। दो ग्रुप आज जो हम लोगों ने पढ़े हैं, एक हमारे पास जो था वो था बीटा लैक्टेमेसेस और दूसरा था अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इन दो ग्रुप्स की आपने चार्ट बनाने हैं। मुझे इधर उधर के आंसर ना दे, जो मैं कहा करूँ ना मुझे वो कहा करें, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू से मी इनफ और नॉट इनफ। मैंने आपसे सिर्फ यस और नो में आंसर मांगा है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है।
तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से ग्रुप्स के बारे में। एक बीटा लैक्टेमेजेस ग्रुप था और दूसरा जो था वो हमारा था क्या कहते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। बीटा लैक्टेमेजेस की बात अगर की जाए तो बीटा लैक्टेमेजेस में उसने हमें बताया था कि ये ज्यादातर जो है वो सेल वॉल की इनहिबिशन करवाती है। ठीक है मरियम, आप आगे पढ़ना चाह रही हैं? आगे मैं करूं कंटिन्यू? मरियम क्या कह रही है कि आगे पढ़े? अगर आप कहती हैं तो मैं आगे पढ़ाऊं मरियम? अच्छा, बीटा लैक्टेमेजेस का मेन जो काम था वो ये था कि सेल वॉल एंटीबायोटिक्स जो है ये सेल वॉल की इनहिबिशन करवाती है, उसके जाके खलल पैदा करती है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करती है। इसका वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत सी इन्फेक्शन में ये यूज होती है। ठीक है, लिमिटेशन इसकी यही है कि एनाफिलेक्टिक शॉक तक करवा सकती है, एलर्जी करवा सकती है, रेजिस्टेंस ड्यू टू बीटा लैक्टेमेजेस जो है वो क्या कहते हैं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा सेफ है ये बहुत से केसेस के अंदर और इसमें किसी भी किस्म की मॉनिटरिंग रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मरियम आप अकेली क्लास में है, बाकी भी आपके क्लास फेलोज हैं? ठीक है, बाकी सबको लेके चले ना, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जो है वो आपके पास मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन है आपके पास। ठीक है, टोब्रामाइसिन है, जेंटामाइसिन है और सेमी सिंथेटिकली जो थोड़ा सा बना रहे हैं वो हमारे पास अमीकासिन है और नेटलीमाइसिन है। अब इसमें ये देखा जाए कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट देती है, लेकिन वो दोनों एरोब्स होने चाहिए। और एरोब्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और एनएरोब्स कौन से होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के अगेंस्ट हमें देती है। एडवर्स इफेक्ट में नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में ये गुर्दों पे जाके किडनीज को जाके इफेक्ट करेगी और एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो किडनीज के ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट को जाके डैमेज करती है। और लेकिन अगर रिवर्सिबल है ये प्रोसेस, अगर टाइमली पता चल जाए कि ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट को डैमेज कर रही है तो फौरी तौर पे इसको फ्लश आउट वॉश आउट किया जा सकता है। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी में एट्थ क्रीनियल नर्व और वेस्टिबुलर ऑडिटरी टॉक्सिसिटी करवाती है, डिजीनेस करवाती है। ठीक है, डिक्रीज हेयरिंग करवाती है। न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस के अंदर ये है कि अगर इसको कंट्रोल तरीके से और मॉनिटरिंग वे से ना दिया जाए तो ये मायस्थीनिया ग्रेविस करवा देती है अगर इसका सडन आईवी ब्योलस दे दिया जाए, या फिर सक्सिनाइल कोलिन जिसका अभी क्लास फेलो ने बताया कि सक्सामेथोनियम के नाम से इंजेक्शन आता है जो कि ओटी में यूज होता है, एनेस्थेटिस्ट यूज करते हैं। अगर वो उसको कॉन्करेंट यूज उसका किया जाए, बार बार यूज किया जाए और एकदम से बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो फौरी तौर पे उसके इससे डेथ भी हो सकती है और रीनल फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। और इस ड्रग का एक ही फायदा यह है कि ये लिवर फेलियर नहीं करवाती, लेकिन किडनी फेलियर बहुत बुरी तरह से करवाती है। इसको देने के बाद इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी ये करवाती है। और इस ड्रग का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि इसको हम स्मॉल डोजेस के अंदर नहीं दे सकते। जब भी हमने ये ड्रग देनी है हमने ये लार्ज डोज में देनी है और ऑल ऑफ सडन देनी है, एकदम से देनी है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा ये है। और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस यानी इस ड्रग को रेजिस्टेंस कैसे मिल सकती है? रेजिस्टेंस ये इस तरह से मिल सकती है कि अगर बैक्टीरिया इस किस्म का एंजाइम बना दे जो कि इनएक्टिवेट कर दे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के फंक्शन को। ठीक है, तो इनएक्टिवेशन बाय अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मॉडिफिकेशन एंजाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि लिवर फेलियर के लिए ये ठीक है, लेकिन रीनल फेलियर ये करवाती है। कॉन्कॉमिटेंट यूज जो है वो इसका ड्रग टॉक्सिसिटी करवाता है, रीनल टॉक्सिसिटी करवाता है, लिहाजा फौरी तौर पे इसकी क्लियरेंस करना जरूरी है यूरिन में से। ठीक है, और मल्टीपल डोजेस में इसको कभी भी नहीं करना हमने। बोलस में हाँ जी देनी है, बोलस में यस, स्मॉल डोज में नहीं देनी। इन्फ्यूजन जब भी देने बोलस इन्फ्यूज देने हैं। ठीक है, मल्टीपल डोजेस नहीं देनी, एकदम से देनी है, अदरवाइज नुकसान होगा। अभी आप इन दो ग्रुप्स को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को और ये जो आपका है बीटा लैक्टेमेजेस इसको डिटेल में पढ़े, इसमें मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, मैं अपलोड कर दूंगी, वो मुझे करके आपने मेरी जीमेल पे वापस भेजनी है, मैं आपको उसका फीडबैक भेजूंगी। ठीक है, तो अभी आप इसको पढ़ लें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपके पास टाइम है, मेरे से पूछ लें ताकि फिर मैं ये जो है इसको आगे लेके चले इसको। फिर हम बाकी जो ग्रुप्स हैं मैक्रोलाइड्स वगैरह वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
किसी को कोई भी क्वारी है आप लोग मुझे भेजें। अच्छा क्लास मूडल पे मैं ना इन दो ग्रुप से रिलेटेड आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट दे दूंगी, वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, लाइन लगा के आपने मुझे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके आपने रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स, इसके यूजेस और इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट और की पॉइंट वो आपने मुझे जो है वो भेजने हैं। ठीक है, इन दो के लिए सिर्फ। तो फिर नेक्स्ट में आपको जब आप लोग इसके ऊपर आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिंगर ऑफ टिप्स हो जाएंगी, देन मैं मैक्रोलाइट्स के ऊपर जंप करूंगी क्योंकि ये डिफिकल्ट है। जी थैंक यू वेरी मच। मुझे ये होता है कि बस आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, बहुत से स्टूडेंट्स एवरेज भी होते हैं, कुछ बहुत से ऐसे हैं जो मुझसे भी इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके बात करूँ, ताकि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो थोड़े हमारे एवरेज स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट हैं, जिनको नहीं पता चलता, ताकि उन तक भी पहुंच जाए और वो भी जो है वो उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैं तो उर्दू में इसलिए ट्रांसलेट करती हूँ। बाकी जो ना समझ आए आप लोग प्लीज पूछ लिया करें। बेटा मैं ये कह रही थी कि असाइनमेंट में ये है कि जो आज हमने दो ग्रुप पढ़े हैं ना, बीटा लैक्टेमेसेस और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, आपने लाइन लगा के ना तो इनकी इसके की पॉइंट्स मुझे लिख के भेजने हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी किस किस वजह से किस पार्ट की होती है, ठीक है, इसके जो है वो क्या कहते हैं, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी बैक्टीरियल पार्ट्स को ये डैमेज करता है जाके, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है, फिर आपने स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का लिखना है कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी किसका कितना है, कौन सा एरोब्स है, कौन सा एनएरोब्स है, सारी चीजें आपने मुझे लिख के भेजनी है। जब ये इन दो ग्रुप्स का आपका फिंगर ऑफ टिप्स पे होगा ना असाइनमेंट में, देन मैं मैक्रोलाइट्स के ऊपर शिफ्ट करूंगी, वरना मैं पूरा महीना आपको इन दो ग्रुप्स पे ही रखूंगी। अब ये वीकेंड है, अगली क्लास हमारी नेक्स्ट बुध को आनी है, तब तक आपने ये दो ग्रुप्स रट लेने हैं समेत बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इससे रिलेटेड कोई मसला है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शुमाइला, गॉड ब्लेस यू। बस बेटा दुआओं में याद रखा करें, बहुत शुक्रिया। आपकी बस दुआएं चाहिए, और मुझे जो है वो क्या कहते हैं, अपना असाइनमेंट मुझे भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आई है इन दो ग्रुप्स को, क्योंकि ये एक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।